हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 6.2 वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट को, साथ ही साथ एग्जाम्पल 6.1 भी देखेंगे और साथ ही साथ एक नीट का बहुत अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे। ये बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 6.2 है और ये ना आपको यदि NCERT बेस्ड आपको स्टडी कर रहे हो जिसमें जो कि नीट के प्रॉब्लम्स के साथ साथ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। न केवल हम लोग फिजिक्स को करेंगे बल्कि मैथ्स को, केमिस्ट्री को, सबको करेंगे। हम लोग जेई के पास ईयर के प्रॉब्लम सबको भी सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर के लिए। तो किसी भी तरह का डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। तो आइए बिना समय गवाए हुए ये जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली आपको कहाँ से आया है? सो ये आप यदि चैप्टर 3 देखे होगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपको जो फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपने फॉर्मूला वहाँ पर देखा था। तो इसी फॉर्मूला से वर्क एनर्जी थ्योरम का आपको सारे कंसेप्ट है। यदि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का जस्ट केवल कंसेप्ट जानना है तो आप ये समझो कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी आप काम करते हो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। लाइक सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल u स्पीड से जा रहा होगा। अब इस पर आपने एक फोर्स लगाया और फोर्स के कारण ये एक वर्क किया। अब ये वर्क का डिफिनीशन अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन वर्क का जो डिफिनीशन होगा वो होगा, आपको क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो कि ये ना आपको डी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट के बाद ये आपको यहाँ पर आ गया हो। क्लियर है? सो इसने डी डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तक आया। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो ये वर्क डन के कारण इसका जो वेलोसिटी में अंतर आया वो क्या हुआ, u इनिशियल वेलोसिटी से v फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu²। सो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सो अब देखो ये कहाँ से आता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as के इक्वल हो गया। अब दोनों साइड यदि मैं m/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² और ये हो जाएगाmas। और ma आपने पिछले चैप्टर में देखा था, ये फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है। सो F इंटू s हो गया। अब यदि आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे ना तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो ये हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू f डॉट d। ठीक है, यहाँ पर फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, सो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। सो क्लियरली ये यहाँ से आपको जो ये नोशन वर्क एनर्जी थ्योरम का आया वो क्या बोल रहा है कि द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स kf। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं kf से डिनोट कर रहा हूँ, f फॉर फाइनल और माइनस k इनिशियल। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन w हो गया। ये वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो यही सारी बातें लिखी गई है। द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन इज द डिफरेंस इन द क्वांटिटी हाफ द मास टाइम द स्क्वायर ऑफ स्पीड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, और इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो kf माइनस ki इज इक्वल टू w। सो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो इक्वेशन 6.2 इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। सो नेट फोर्स जो वर्क डन करेगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। सो अब देखो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल नंबर 6.2 है। इट इज़ वेल नोन डैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स। द लैटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप बट इज
अदरवाइज अनडिटरमाइंड। ये बोला कि रेन ड्रॉप जो गिर रहा है सो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सो मैं इसको एफ ग्रेविटी से दिखाऊं, और चूंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो जो एयर एक ना अपोजिट रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा, इसको मैं एफ आर से दिखाऊंगा। आर स्टैंड फॉर resistive and G stand for gravitational. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. ठीक है, if it hits the ground with a speed of 50 meter per second, what is the work done by gravitational force? What is the work done by unknown resistive force? सो आप देखो ये ना बिल्कुल केवल वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट से बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर यदि ये सपोज करो कि ये रेस्ट में था और यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गया, सो 1 किलोमीटर कितना के इक्वल हो गया, 1000 मीटर ये ट्रैवल करके आ गया। सो यहाँ पर जब ये हिट करता है ना, तो उस समय इसका जो वेलोसिटी होता है वो 50 मीटर पर सेकेंड होता है। सो ये फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी चूँकि रेस्ट में था तो ये 0 था। तो अब देखो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में बोलूँ डेल्टा के को, यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलूँ तो क्या होगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। u का वैल्यू 0 है तो 1/2 m u स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा, और 1/2 m v स्क्वायर कितना के इक्वल हो जाएगा, 1/2 m का वैल्यू कितना है, 1 ग्राम, डेट इज़ 1 × 10⁻³ किलोग्राम। क्योंकि आपको SI यूनिट में फॉर्म करना है, सबको SI यूनिट में लिखोगे, और SI यूनिट मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। v कितना हुआ, v हुआ आपको 50 मीटर पर सेकेंड, सो 50 का होल स्क्वायर। सो क्लियरली काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ वो हुआ 10⁻³ × 25 × 10⁻²/2, और ये हो गया आपको 2.5 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ 1.25 जूल। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ 1.25 जूल। अब देखो कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, टोटल वर्क डन। ये जो ड्रॉप है ना, इस पर दोनों ने वर्क डन किया, रेसिस्टिव फोर्स ने भी किया और ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी किया। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, ये कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेट इज़ 1.25 जूल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि मान लेते हैं कोई बॉडी को h हाइट से नीचे लाते हो, जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ, यदि मैं इसको h हाइट से नीचे लाऊंगा इस ड्रॉप को, तो जो एनर्जी जो मिलेगा इसको, जो ग्रेविटी जो वर्क करेगा वो होगा mgh के इक्वल। क्लियर है। सो मास कितना है, 1 × 10⁻³ और g का वैल्यू 10 आपने मान लिया, और हाइट का वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर, डेट इज़ 10³ मीटर। सो ये हो गया 10 जूल। सो ग्रेविटेशनल ने जो वर्क किया वो 10 जूल के इक्वल है। वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स आपको निकालना है, और ये हो गया 1.25 जूल, और यहाँ से हो गया वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1.25 माइनस 10, डेट इज़ माइनस 8.75 जूल। ये आपको निगेटिव आया। निगेटिव क्यों आया, देखो निगेटिव इसलिए आया क्योंकि हम लोग हालांकि वर्क पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझोगे। ये बॉडी किधर आ रहा है, ये बॉडी आ रहा है नीचे की तरफ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ। रेसिस्टिव फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, एक ऊपर एक नीचे, मीन्स एंगल 180 डिग्री है। सो आप वर्क डन जानते हो, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो एफ डी कॉस थीटा हो गया। सो एफ रेसिस्टिव इंटू डी डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल है। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1। सो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स तो आपने निकाल लिया। आपसे यदि पूछा जाए कि रेसिस्टिव फोर्स का वैल्यू क्या है वो निकालो। सो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स है -8.75। रेसिस्टिव फोर्स का वैल्यू यदि आप एफ आर मानोगे, हालांकि ये बोल रहा है कि रेसिस्टिव फोर्स स्पीड पर प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यदि हम बोलें कि रेसिस्टिव फोर्स कांस्टेंट होता तो क्या होता। सो एफ आर इंटू डी इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 किलोमीटर, तो 10⁻³ मीटर।
सो एफ आर हो जाएगा इंटू -1, सो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और ये एफ आर हो जाएगा आपको 8.75 डिवाइडेड बाई 10⁻³ न्यूटन। अब फिर से ध्यान दो, रेसिस्टिव फोर्स चूंकि प्रोपोर्शनल है स्पीड पर तो ये नहीं होगा, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में दिया जाता है, बोलता है कि मान लो कि रेसिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है, तब क्या वैल्यू होगा, तो यही वैल्यू होता है। तो समझ के देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम से कितनी आसानी से आप निकाल ली है। क्लियर है। अब हम लोग जो नीट का प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये नीट 2016 से लिया गया और ये भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के मस्त कंसेप्ट पर है। ठीक है। सो बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम है। सो एम का वैल्यू दिया गया है 10 ग्राम, डेट इज 10⁻⁻² किलोग्राम, बिकॉज आपको मालूम है कि 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम के इक्वल। और सर्किल ऑफ रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर। पहले मैं टर्म्स लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो 6.4 × 10⁻² मीटर। सो ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स along a circle of radius 6.4 सेंटीमीटर विथ अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सलरेशन। देखो कांस्टेंट वर्ड यूज किया है, मीन्स कि जो टेंजेंशियल एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स becomes equal to 8 × 10⁻⁴ जूल by the end of second revolution after beginning of the motion। सो बिगिनिंग ऑफ द मोशन हुआ है, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। और ये रेडियस है, यहाँ पर सपोज करो कि पार्टिकल है ये जो मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में जाएगा तो दो फोर्स लगता है, एक लगता है सेंटर की तरफ जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा चूंकि ये रेस्ट में था लेकिन खींचा टेंजेंशियल एक्सलरेशन लगा, सो एफ टेंजेंशियल हुआ। लाइक टेंजेंशियल एक्सलरेशन इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, हमेशा आपको टेंजेंट के लॉन्ग है। और पार्टिकल मूव भी इधर कर रहा है, यहाँ पर पार्टिकल मूव इधर कर रहा है, यहाँ पर पार्टिकल मूव फोर्स के लॉन्ग ही कर रहा है। देखो हर एक पॉइंट पर पार्टिकल, जैसे इस पॉइंट पर फोर्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स के लॉन्ग, 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 मीन्स हर एक पॉइंट पर पार्टिकल क्या है ना, फोर्स के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। सो टेंजेंशियल के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का यदि मैं एंगल बोलूं तो थीटा हो गया 0 डिग्री। और सेंट्रीपिटल हर एक पॉइंट पर फोर्स से परपेंडिकुलर, सेंट्रीपिटल हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। सो सेंट्रीपिटल का मैं यदि देखूं डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, आपको क्या हो जाएगा, FC × D × cos 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, सो 0 हो गया। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स तो 0 हो गया। एंड वर्क डन बाय टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स F × टेंजेंशियल × डिस्प्लेसमेंट। सो और cos 0 डेट इज वैल्यू 1 हो गया, ये cos 0 का वैल्यू। तो ये हो गया FT × D, और कितने रिवॉल्यूशन के बाद, सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद। सो यदि इसका मास m है तो मास m इंटू एक्सलरेशन, चूंकि टेंजेंशियल एक्सलरेशन बोल रहा है कांस्टेंट है, इंटू आपको 2 रिवॉल्यूशन मतलब कितना हो गया, लेंथ ट्रेवल किया 2πr होता है एक लेंथ। देखो एक बार सर्किल का ये लेंथ कितना होता है, 2πr। तो दुगना हो गया तो 2πr × 2। देखो समझाने के लिए आपको इतना मेहनत से लग रहा है, नहीं तो बहुत आसान है। सो टोटल वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 8 × 10⁻⁴ जूल। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल हो गया 0, वर्क डन बाय टेंजेंशियल हो गया m × 80 × 4πr इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁴, और 80 निकालना है तो 8 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय मास कितना है, देखो मास है आपको 10 ग्राम, डेट इज 10⁻⁻² kg इंटू 4πr, डेट इज 4 ×
पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 4 पाई। रेडियस का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर दोगे इसी से आंसर आ जाएगा। सो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 4 से ये 2 हो गया। सो यहाँ पर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 6.4 और ये हो जाएगा आपको 2 से फिर 11 कट गया। तो 7/6.4 इंटू 11। क्लियर है। अब 6.4 इंटू 11 हो जाएगा 70.4। सो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 7/70 बोल सकते हो और ये 0.1 हो गया। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा सी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था लेकिन देखो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है और एकदम सेम टाइप के कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को ढूंढ करके एक साथ रख करके अच्छे से बताना ये आसान टास्क नहीं होता। ये केवल मैं आपके लिए करता हूँ। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। कीप वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।